Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is lecture number 10 of science and I am your teacher Laiba Faisal. आज हम अपने चैप्टर प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स का टॉपिक ट्रांसपिरेशन डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि आप ट्रांसपिरेशन के बारे में जान सको और ये भी जान सको कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन पे असरअंदाज होते हैं। Today we'll discuss our page number 23, 24 and 25. So let's start transpiration. Transpiration is the process by which a plant loses water from its leaves into the surrounding air. Transpiration एक ऐसा process है जिसमें पौधा पानी को लूज करता है। प्लांट लूजेस वाटर अपने लीव्स के जरिए। होता क्या है कि जब ये पानी एब्जॉर्ब होता है तो ये पानी मुख्तलिफ प्लांट के पार्ट्स तक जा रहा होता है, तो इसी तरह लीव्स में भी आ रहा होता है। लीव्स से ये पानी प्लांट से बाहर चला जाता है। द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सेल्स इनसाइड द लीफ। अब वाटर जो है वो क्या होता है, भाप बनकर सेल्स में से उड़ जाता है। वाटर वेपर देन पासेस आउट ऑफ द लीफ मेनली थ्रू द टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। और ये इन सेल्स में से बाहर कैसे निकलता है? स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा हम देख चुके हैं कि लीफ में मौजूद छोटे छोटे सुराख हैं, उनको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ। और स्टोमेटा ज्यादातर पत्ते के निचले हिस्से में मौजूद होते हैं। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्टोमेटा ज्यादातर लीफ के निचले हिस्से में मौजूद होते हैं। तो ये पानी जो है ये पत्तों से इवेपोरेट होता है। इसका ये डिटेल्ड प्रोसेस हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि एक पत्ते के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जिन्हें कि हम स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा से पानी इस तरह से बाहर निकलता है, इवेपोरेट हो जाता है लीफ से। इस तरह से पानी जो है वो प्लांट पानी को इवेपोरेट कर देता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब होता क्या है, व्हेन अ प्लांट हैज प्लेंटी ऑफ वाटर, जब किसी पौधे के पास बहुत ज्यादा पानी होता है, द प्रेशर इनसाइड द गार्ड सेल्स राइजेस। अब होता क्या है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं ये फूल जाते हैं। जब इनमें पानी अच्छी तरह से भर जाता है तो ये फूल जाते हैं। एंड द स्टोमेटा विल ओपन एंड द स्टोमा विल ओपन। और ये जो स्टोमा है ये खुल जाता है। जब गार्ड सेल्स में पानी अच्छी तरह से भर जाता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस खाली हो जाती है, जगह बन जाती है। ओपन स्टोमेटा अलाउज मोर ट्रांसपिरेशन। और जब स्टोमेटा खुले हुए होंगे तो जाहिर है ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। यहाँ पे पानी जो है वो ज्यादा मिकदार में बाहर चला जाएगा, उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। और क्या होगा कि हाउएवर व्हेन गार्ड सेल्स लूज वाटर, जब पानी यहाँ से चला जाएगा, गार्ड सेल्स में से पानी निकल जाएगा, द प्रेशर इनसाइड फॉल्स, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। एंड द स्टोमा विल क्लोज, और स्टोमा बंद हो जाएंगे। क्लोज स्टोमेटा स्लोज डाउन ट्रांसपिरेशन। और स्टोमेटा अगर बंद होंगे तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा। तो जब पौधे के पास पानी ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा। अगर पौधे के पास पानी कम है, जाहिर है कि गार्ड सेल्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और ये जो स्टोमा है वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाता है। अगर आपने ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में मजीद पढ़ना है या इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझना है तो मैंने स्कूलॉजी पे इस नाम से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के नाम से एक लिंक डाल दिया है। काइंडली उसको ज़रूर विजिट करें। इंशाल्लाह आपका ये, अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब है कंट्रोलिंग ट्रांसपिरेशन। कंट्रोलिंग ट्रांसपिरेशन में हम ये देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन को मुख्तलिफ फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। Each stoma is surrounded by two sausage-shaped guard cells, which control the size of the hole. अभी हमने देखा कि हर स्टोमा के इर्द गिर्द, स्टोमा जो है छोटा सा सुराख है, उसके इर्द गिर्द दो सॉसेज शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं। सॉसेजेस इस तरह के वो होते हैं, कीमे से बने हुए। ये हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते, ये बाहर के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कीमे से बने हुए ये होते हैं और इनके ऊपर एक बारीक सी स्किन चढ़ाई जाती है और इनकी जो ये सॉसेजेस कहलाते हैं। सो सॉसेज शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं विच कंट्रोल द साइज ऑफ द होल। और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये उसका साइज कंट्रोल कर रहे होते हैं। जाहिर है कि अगर इनका प्रेशर बढ़ जाएगा, इनमें पानी ज़्यादा भर जाएगा तो वो उसका स्टोमा का साइज इंक्रीज हो जाएगा।
और जब इनमें प्रेशर गिर जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका साइज भी कम हो जाएगा। ये आपको सॉसेजेस की यहाँ पे और तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, आप इनको नेट पे मजीद भी देख सकते हैं। What affects the speed of transpiration? ट्रांसपेरेशन की स्पीड पे कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसपेरेशन की स्पीड को वेरी कर सकती हैं। यानी जैसे हमने देखा था कि कभी स्टोमेटा क्लोज हो रहे हैं, कभी ओपन हो रहे हैं, कभी ट्रांसपेरेशन ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। जब ऑफ कोर्स जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपेरेशन ज़्यादा हो रही होगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन पे असरअंदाज होते हैं? द स्पीड और रेट, स्पीड और रेट एक ही मीनिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ट्रांसपेरेशन कैन बी अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स, यानी ट्रांसपेरेशन की जो स्पीड है उसमें बहुत सारी चीजें असरअंदाज हो रही होती हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। 4 चीजें हैं, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी और टाइम ऑफ डे। एक एक करके देखते हैं। टेम्परेचर में है ऑन वार्म डेज more water will evaporate from the leaf cells, so transpiration will speed up. तो जिस दिन गर्मी ज्यादा होगी, गर्म दिनों में पानी ज्यादा से ज्यादा लीफ से इवेपोरेट होगा। देखो जैसे हम हैं, इंसानों के जिस्म का आप देख लो, हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं गर्मी में, और वो उसी तेजी से हमारे स्किन से इवेपोरेट होता रहता है, यानी हमें पसीना आ जाता है और फिर वो पसीना खुश्क हो जाता है। तो इस तरह ये जो पानी हम पी रहे होते हैं वो हमारी बॉडी से बहुत जल्दी बाहर निकल रहा होता है। इसी तरह पौधों में जब हम उनको पौधों को गर्मी में ज्यादा पानी की जरूरत होती है और वो उसी तेजी से इवेपोरेट हो रहा होता है, उनके लीफ से बाहर निकल रहा होता है। सो जब गर्मी के दिन होंगे, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस तेज हुआ होगा, पानी जल्द से जल्द ज्यादा तेजी से इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट का मतलब भाप बन के उड़ जाएगा। तो ये ट्रांसपिरेशन स्पीड अप होगा गर्म दिनों में। और जब सर्दियां होती हैं, सर्दियों में आप 2 दिन में एक दफा भी पौधों को पानी दे दो तो चलता है, लेकिन गर्मियों में आपको दिन में भी 2 दफा पानी देना पड़ता है। Number 2, wind. On windy days, water vapor will be blown away as it comes out through the stomata, so transpiration will speed up. अब जिस दिन हवा ज्यादा चल रही है उस दिन क्या होगा, जो वाटर वेपर ऊपर बैठा हुआ है स्टोमा के ऊपर, अब वो जल्दी से ब्लो अवे हो जाएगा, यानी हवा उसको उड़ा के ले जाएगी। तो उसके लिए नए वाटर वेपर के लिए जगह आसानी से बन जाएगी। जैसे एक स्ट्रॉ में होता है ना, स्ट्रॉ में अगर एक सिप में आप एक ड्रॉप जा रहा है तो दूसरे ड्रॉप की जगह बन जाती है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि स्टोमा में जब एक ड्रॉप हवा की वजह से चला गया है तो दूसरा जो वाटर ड्रॉप है वो आ जाएगा और उसकी जगह आसानी से बन जाएगी। तो जब तेज हवा चल रही होती है इस तरह तेजी तेजी से वो सारे वाटर वेपर्स जो हैं वो वहां से रिमूव हो रहे होते हैं, हट रहे होते हैं, ब्लो अवे हो जाते हैं, यानी हवा की मदद से उड़ जाते हैं। तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हवा वाले दिन यानी विंडी डेज में भी स्पीड अप होता है, ज्यादा होता है। नंबर 3 इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को। नमी में क्या होता है, हमारा जो मौसम है, एयर है जो हमारा, एयर में ज्यादा वाटर वेपर्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स की तादाद एयर में बढ़ जाती है। तो ऑन ड्राई डेज द एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर्स। तो जिस दिन नमी नहीं होगी या नमी कम होगी, हवा में वाटर वेपर्स ज्यादा नहीं होंगे, तो क्या होगा कि आसानी से प्लांट अपने वाटर वेपर्स आसानी से लूज कर सकता है। लेकिन जिस दिन पानी में नमी ज्यादा होगी उस दिन क्या होगा कि ऑलरेडी एयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस इतनी तेजी से नहीं होता। तो नमी वाले दिन, जिस दिन नमी ज्यादा होगी उस दिन ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। और जिस दिन ड्राई होगा, ड्राई डेज होंगे जो, तो उनमें वाटर वेपर्स इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे, तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। नंबर 4, टाइम ऑफ डे, यानी दिन का वक्त भी डिपेंड करता है। ट्रांसपिरेशन दिन के वक्त पे भी डिपेंड करता है, कौन सा टाइम है। स्टोमेटा आर ओनली ओपन ड्यूरिंग द डे इन मोस्ट प्लांट्स। ज्यादातर पौधों में दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं, सो ट्रांसपिरेशन विल बी फास्टेस्ट देन। तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस दिन के टाइम पे स्पीड अप हुआ होता है, ज्यादा होता है, और रात के टाइम पे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कम होता है, क्योंकि ज्यादातर पौधों में स्टोमेटा रात के वक्त बंद हो जाते हैं। अब है ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम क्या होती है, एज अ प्लांट लूजेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, मोर वाटर इज पुल्ड अप इन द जाइलम ट्यूब्स टू रिप्लेस इट। अब क्या होगा, जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी ऊपर जाएगा, यहाँ पे मजीद जगह बनती जाती है जाइलम ट्यूब्स में, और इसकी वजह से यहाँ पे नया पानी आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ से जाहिर है पानी बाहर जाएगा, वैसे ही यहाँ पे नए पानी की जगह बनती जाएगी। जैसे एक स्ट्रॉ में होता है, आप देखते हो कि जब आप सिप ले रहे होते हो तो होता क्या है कि एक ड्रॉपलेट आता है, उसके बाद जब वो वहां से आगे मूव हो जाता है तो नए ड्रॉपलेट की जगह बन जाती है। सिमिलरली यहाँ पे जाइलम ट्यूब्स में क्या होता है,
वाटर की मूवमेंट इस तरह होती है कि जब वाटर आगे मूव कर जाता है तो पीछे जो है वो अपने जगह छोड़ जाता है मजीद पानी की। तो वो पानी जब पुल होता है यानी ऊपर की तरफ जाता है, जैसे स्ट्रॉ में होता है पुल किया जाता है तो पानी ऊपर चला जाता है, पीछे उसके जगह बच जाती है जिसमें मजीद पानी आ सकता है। Just as a drink is pulled up a drinking straw when you take a sip, यही बात जो मैंने अभी आपको समझाई, बिल्कुल ये इन दोनों का प्रोसेस इसी तरह होता है। At the same time water enters the xylem from the roots, होता क्या है कि रूट्स में जैसे ही यहाँ से पानी ऊपर जाता है फौरन जाइलम जो है रूट्स में से पानी ले लेता है और वो उसको आगे मूव करना शुरू कर देता है, जैसे हम इसमें देखते हैं। रूट्स आर कवर्ड इन रूट हेयर्स which are tiny extensions of the outer cells of the roots। अच्छा, अब है क्या कि पानी यहाँ से आ रहा है, एब्जॉर्ब किया इसने, रूट्स ने जाइलम में भेज दिया, जाइलम ने पानी ऊपर भेजा। अब जैसे जैसे पानी ऊपर पुल हो रहा है तो यहाँ से नया पानी आता जाएगा, रूट्स की मदद से जाइलम में एंटर होता जाएगा। जैसे हम एक सिप ले रहे हैं तो उसमें पानी एंटर होता है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि रूट्स आर कवर्ड इन रूट हेयर्स। हमने अगर आपको याद हो तो पहले देखा था कि रूट के आसपास बहुत सारे रूट हेयर्स मौजूद होते हैं जो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। अब root hairs increase the surface area of the root so that more water can be taken in। अब एक रूट इतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसके ऊपर बेशुमार छोटे छोटे रूट हेयर्स मौजूद होंगे तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से पानी वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती हैं। दिस फ्लो ऑफ वाटर इन द जाइलम फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। और ये मूवमेंट पानी की रूट से जाइलम ट्यूब से होती हुई ये जो लीव्स तक जाती हैं, ये पूरा एक प्रोसेस ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम कहलाता है। नेक्स्ट इज सपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में हम देखते हैं, हमने पहले भी देखा था कि जो लीफ वेन्स होती हैं वो एक स्केलेटन का किरदार अदा कर रही होती हैं पौधों में। जैसे हमारी बॉडी में पूरा हड्डियों का एक ढांचा मौजूद है, पौधों में वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है जिसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं और वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स होती हैं। ये होता क्या है, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे स्केलेटन हमारी बॉडी में काम कर रहा होता है, प्लांट्स में काम कर रही होती हैं। पूरी बॉडी को प्लांट की पूरी बॉडी को, जैसे लीव्स हैं या स्टेम है या रूट्स हैं, इन सब में इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मौजूद नजर आता है जो कि पूरे प्लांट को सपोर्ट कर रहा होता है, उनको होल्ड करके रखता है स्ट्रेट, जैसे जो पोजीशन उसको चाहिए होती है प्लांट को, स्टेम की जो पोजीशन होनी चाहिए, जो लीफ की पोजीशन होनी चाहिए, जो फ्लावर्स की इवन की पोजीशन होनी चाहिए, तो उन सबको ये कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। तो आपने इस पेज को रीड आउट कर लेना है, ये मैं आपको रीड नहीं करके बता रही। अगर आपको कोई चीज इसमें से ना समझ आए तो आप इजीली मुझसे क्वेश्चन करके योर क्वेरीज के बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम देखेंगे टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या होता है? टर्जिड सेल्स एंड फ्लेसिड सेल्स। When a plant has plenty of water, the water will enter each of its cell by osmosis। जब प्लांट के पास बहुत सारा पानी होता है तो हर सेल के अंदर वो पानी जाता है। हमने ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ा था। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए प्लांट में सेल में एंटर हो जाता है। द वाटर एंटर्स द वैक्यूल कॉजिंग द सेल टू एक्सपैंड। और जब किसी सेल में, ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, इसमें जब पानी एंटर हो जाएगा तो ये बहुत फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। जैसे कि ये देखें, इसमें पानी एंटर हो जाएगा तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। द सेल कंटेंट्स पुश आउट अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग सेल्यूलोज सेल वॉल मेकिंग द सेल टर्जिड। अब जाहिर है कि जब इसमें पानी भर जाएगा, इस सेल हमने देखा था ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए कैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर से पानी अंदर आ जाए। जाहिर है जब बाहर पानी ज्यादा हो गया पौधे के पास तो वो सेल में एंटर होगा। अब जब वो पानी सेल में एंटर होगा तो उसकी वजह से ये जो सेल वॉल है, साइड पे जो पूरी वॉल मौजूद है, इस पे प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाएगा। यानी ये जो स्वेल हो गया है, थोड़ा सा फूल गया है, इसको हम टर्जिड होना कहते हैं। टर्जिड सेल्स गिव लॉट्स ऑफ सपोर्ट, ईच वन इज लाइक अ ब्रिक इन अ वॉल। और ये जो अगर सेल्स टर्जिड होंगे तो प्लांट को बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये इस तरह काम करते हैं जैसे कि एक बिल्डिंग में एक ब्रिक का, एक ईंट का काम होता है, इसी तरह ये एक पौधे में ईंट का काम कर रहे होते हैं। If a plant does not get a good supply of water, अगर एक पौधे को अच्छी पानी की सप्लाई नहीं मिलेगी, water leaves the cell causing them to go floppy or flaccid। अगर पानी को पौधे को अगर पानी का अच्छा सप्लाई नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि बाहर पौधे में पानी नहीं है तो सेल से पानी बाहर चला जाएगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू और सेल श्रिंक हो जाएगा, उसकी शेप भी खराब हो जाएगी और वो फ्लेसिड हो जाएगा।
और जाहिर है कि अगर फ्लेसिड सेल होगा तो वो प्लांट को सपोर्ट नहीं कर सकता। जब पौधा ये शेप इसकी सही नहीं है, सेल की शेप ही सही नहीं होगी, तो वो प्लांट को कैसे सपोर्ट कर सकता है। तो टर्जिड सेल्स प्लांट को सपोर्ट करते हैं। The leaf gets its support from the turgid cells around its skeleton of veins। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि अगर सेल्स टर्जिड हों तो लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखो ना, अगर यहाँ पे सारे सेल्स इसके टर्जिड हैं तो ये एक प्रॉपर शेप में है, लेकिन जब इसको हम पानी नहीं देंगे और ये फ्लेसिड हो जाएंगे इसके सेल्स, तो लीव्स की या पौधे के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी भी शेप खराब हो जाएगी, वो आउट ऑफ शेप हो जाएंगे और वो सूख जाएंगे। A plant without water has flaccid cells। पानी के बगैर उसके सेल्स फ्लेसिड हो जाते हैं। स्टेम्स एंड लीव्स विल्ड, और ये सब मुरझा जाते हैं, जो स्टेम्स और लीव्स हैं। ये था आपका आज का काम। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आई, तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ ट्रांसपरेशन आपने अपनी रजिस्टर में लिखना है और उसकी डायग्राम्स भी अटैच नहीं करनी, आपने ड्रॉ करना है। मैं आपको पिक्चर अटैच करके देती हूँ, आपने वो खुद से अपने रजिस्टर में ड्रॉ करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।